हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। वही स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। इस वर्ड का पहले मतलब समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन वर्ड? TRI ट्री, GONO, METRY ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी भी लेंगे त्रिकोणमिति। हिंदी से भी समझिएगा तो ये भी 3 वर्ड से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण, मेट्री का अर्थ होता है माप। ऐसे हिंदी में त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, और मिति का मतलब माप। तो त्रिकोणमिति वर्ड किससे किससे मिलकर बना है? 3 कोण की माप। अगर एक साथ लिखते हैं 3 कोण की माप। 3 कोण की माप पता है हम लोगों को कि एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोण की माप। बोलिए 3 कोण की माप बोलिए, या त्रिभुज की माप बोलिए की माप। क्या होगा? त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोण की माप या त्रिभुज की माप। और त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग पहले ज़माने में खगोल शास्त्री लोग क्या करते थे। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापना हो, या पृथ्वी से तारों की दूरी नापना हो, या तारों से चंद्रमा की दूरी मापना हो, कैसे भी मापना हो, लंबी लंबी दूरियां पहले के खगोल विज्ञान में देखेंगे तो त्रिकोणमिति की सहायता से मापी जाती थी। वैसे आज भी हम लोग के आसपास देखते होंगे। अगर मान लीजिए आज कैसे मापते हैं, ज़्यादा यूज होता है त्रिकोणमिति। मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पेड़ है। उस पेड़ की ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन इस लड़के और पेड़ के बीच की दूरी मालूम है कि कितना है। तो बिना ये लड़का वहाँ जाए, कैसे बिना उस पेड़ को मापे, वहाँ जाएगा तभी मापेगा, और वहाँ नहीं जाएगा तो बिना जाए कैसे पेड़ की ऊंचाई बता सकता है। यही त्रिकोणमिति में हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, पता है, लेकिन पेड़ की ऊंचाई नहीं पता है। हम बोलेंगे कि बिना वहाँ जाए पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो अभी तो असंभव लगता होगा, लेकिन त्रिकोणमिति अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी ऊंचाई बिना जाए निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? कोई मकान है, बिल्डिंग है समझिए। इस बिल्डिंग पर कोई एक लड़का यहाँ पर खड़ा है
और बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है, कार को देख रहा है, और कार वो कितनी दूरी पर है वो इसे मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है उस लड़के को पता है। हम बोलेंगे कि बिना वहाँ तक दूरी मापे बताइए कि उस कार की दूरी इस बिल्डिंग से कितना है, इस बिल्डिंग के आधार से कितना है। तो बहुत आसानी से अगर त्रिकोणमिति सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से दूरी निकाल लेंगे, बिना जाए, बिना इस पेड़ की ऊंचाई मापे, बिना यहाँ से यहाँ तक जाए दूरी निकाल सकते हैं। प्रयोग यही होता है। और पहले त्रिकोणमिति सीख लेते हैं तब अपने आप ये प्रयोग आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। त्रिकोणमिति शब्द का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। इंग्लिश में भी ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, TRI, ट्री, GONO, गोनो METRY, मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण, मेट्री का अर्थ होता है माप। इसको हिंदी में भी देखेंगे तो त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का अर्थ 3, कोण का अर्थ आप लोगों को पता होगा, मिति का अर्थ माप। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ सब में मिला जुला कर देख रहे हैं तो हो रहा है कि 3 कोण की माप। क्या हो रहा है? 3 कोण की माप। इतना हम लोगों को पता है कि त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 ही कोण होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोण की माप या त्रिभुज की माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों की माप, यानी कि त्रिभुजों की माप के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुजों के भुजाओं के बारे में, त्रिभुज के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब त्रिकोणमिति अनुपात शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखिए, जब किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज लीजिए, मान लीजिए त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज के कोई भी 2 भुजा ले लीजिए, भुजाओं का अनुपात, जब किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, मान लीजिए दोनों भुजा है, किसी कोण के सापेक्ष, ये कोण के सापेक्ष या ये कोण के, मतलब 2 भुजाओं का अनुपात किसी कोण से संबंध स्थापित करते हैं तो वो जो होता है वो क्या बनता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बनता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले मैं आप लोगों को लंब, आधार, कर्ण के बारे में समझाना चाहूँगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, बी यहाँ समकोण है। चलिए क्या समझेंगे यहाँ पर? लंब, आधार और कर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, पता कीजिएगा कि वह समकोण कौन सा कोण है, यानी 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। जहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा उसके सामने की जो भुजा होगी, 90 के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। ये ध्यान रहे, कभी बदलता नहीं है। जो 90 के सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के सम्मुख की भुजा होती है, क्या होती है? कर्ण होती है। अब जो शेष 2 भुजाएं बचती है, ये कभी कभी ये आधार हो जाती है, ये लंब हो जाती है। जरूरी नहीं कि आधार ही रहे, कभी लंब भी हो जाती है, ये कभी आधार भी हो जाती है। मतलब ये दोनों भुजाएं बदलते रहती है ऐसा। लेकिन अगर कभी इसको लंब मानते हैं तो इसको आधार मानेंगे, अगर इसको लंब मानते हैं तो इसको आधार मानना पड़ेगा। वैसा ना हो कि हम लोग दोनों को लंब मान लेंगे, गलत हो जाएगा। अगर आप इसको लंब मान रहे हैं तो इसको आधार मानेंगे, अगर आप इसको लंब मान रहे हैं तो इसको आधार मानेंगे। उल्टा होता है, ये दोनों आपस में बदलता रहता है। कब लंब होगा, कब आधार होगा कंफर्म, वो कैसे पता करते हैं? तो देखिए, एक और समकोण त्रिभुज से बना रहे हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, नाम रख देते हैं आपके पास, PQR लिखेंगे, PQR। यहाँ पर Q क्या है? समकोण है।
कर्ण तो सबसे अच्छा है पहचानने का तरीका, जहाँ 90 है उसके सामने जाइए और कर्ण लिखिए, कर्ण बन गया कर्ण। अब बोलेंगे कि आर के जो आर के सामने की भुजा कौन है, तो क्या बताइएगा? आर के सामने जाइएगा तो कौन है? पी क्यू है। क्या है? आर के सम्मुख भुजा या सामने की भुजा? क्या है? आर के सम्मुख भुजा। पी क्यू क्या है? आर के सम्मुख भुजा। और क्यू आर क्या है? आर की आसन भुजा बोलिए या संलग्न भुजा बोलिए, एक ही होता है। आसन बोलिए या संलग्न बोलिए, एक ही होता है। तो आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि क्या हम इस भुजा को पी के सामने की भुजा नहीं बोल सकते? तो ज़रूर बोल सकते हैं। ये भुजा को आप बोलिए पी के सामने की भुजा या पी के सम्मुख की भुजा, या बोलिए कि आर की संलग्न भुजा। आर की संलग्न भुजा जो आर के साथ सटी हुई है, जो भुजा आर के साथ, एक तो कर्ण है तो कर्ण तो सटी ही होगी, लेकिन कर्ण के अलावा जो भुजा सटी हुई होगी आर के साथ, उसको क्या बोलेंगे? आर की आसन भुजा या आर की संलग्न भुजा। क्या बोलेंगे? आर की आसन भुजा या आर की संलग्न भुजा। और जो आर के सामने की भुजा होगी वो आर की सम्मुख भुजा होगी। क्या होगी? आर की सम्मुख भुजा होगी। अगर यही आकृति यहाँ पर बनाते हैं, सेम यही आकृति, क्या है? पी क्यू आर। क्यू समकोण है, फिक्स है कि ये वाला सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। अब बोलेंगे कि ये पी के सामने की भुजा कौन है? तो पी के सामने की भुजा क्या है? क्यू आर। क्या बोलेंगे? पी की सामने की भुजा, पी की सामने की भुजा। और बोलेंगे ये तो कर्ण हो गया, ये पी की सामने की भुजा होगी, तो फिर ये क्या होगा? तो ये पी की आसन भुजा होगी, आसन या संलग्न भुजा होगी। चलिए, इसमें डाउट नहीं है। ये जो सम्मुख भुजा होती है इसको लंब बोलते हैं। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो किस शीर्ष से सम्मुख भुजा है? किस शीर्ष की? आर की। तो आर के सापेक्ष लंब होगा, आर के सापेक्ष लंब, आर के सापेक्ष लंब। और यहाँ सम्मुख भुजा कौन है? सामने की भुजा या सम्मुख भुजा पी की, तो पी के सापेक्ष लंब होगा, पी के सापेक्ष लंब। जो आसन भुजा होती है वो आधार होती है। आसन भुजा या संलग्न भुजा आधार होती है। आधार अब किसके सापेक्ष होगी? पी के सापेक्ष की आर के सापेक्ष। तो देखेंगे कि वो किसके आसन है, आर के आसन है या आर की संलग्न या आसन है या पी के। तो देख रहे हैं यहाँ की आर की संलग्न है, तो आर के सापेक्ष क्या होगा? आधार होगा, आर के सापेक्ष आधार होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि पी की आसन भुजा, तो क्या होगा? पी के सापेक्ष आधार होगा। सब मिला जुला के यही है कि हम बोलेंगे कैसे सम्मुख भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा होगी लंब, लिख लीजिएगा। और आसन भुजा, आसन या संलग्न बोलिए, संलग्न भुजा क्या होगी? आधार। अगर वो सम्मुख भुजा आर के सम्मुख है तो आर के सापेक्ष लंब होगा। अगर पी के सामने है तो पी के सापेक्ष लंब होगा। वो जिसकी सामने होगी वही लंब होगा। जैसे एक और आकृति बनाकर समझा रहे हैं। मान लीजिए बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, नाम रख रहे हैं ए बी सी, 81 90 डिग्री है। तो जो सी के सामने वाली भुजा होती है आप लोगों को पता है क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ये आंख मूंद कर देख लेना है कि जो सबसे पहले देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यानी समकोण कहाँ बन रहा है। जो समकोण होगी उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। चलिए, अगर बोलेंगे कि बी के सापेक्ष लंब खोजिए, तो बी क्या है? ये है। तो
किसी के सापेक्ष लंब खोजना है ना, तो उस कोण के सम्मुख जाइए। जिस कोण के सापेक्ष लंब खोजना है उस कोण के सामने जाइए। क्या है? AC। तो AC क्या है? B के सापेक्ष लंब है। जो सम्मुख भुजा होती है क्या होती है? लंब होती है। ये B की सापेक्ष सम्मुख भुजा है, B के सापेक्ष लंब होगी। अगर A किसके सम्मुख की भुजा है? A के सामने A की सम्मुख है तो क्या होगी? A के सापेक्ष लंब होगा। A के सापेक्ष लंब होगा। A के सापेक्ष लंब होगा। ये B के सामने तो B के सापेक्ष लंब, ये A के सामने तो A के सापेक्ष लंब। चलिए अच्छा इसको देखेंगे। ये जो भुजा है A के सापेक्ष क्या है? लंब है। ये जो भुजा है ये B के सापेक्ष लंब है। तो बोलेंगे कि ये जो भुजा है A के सापेक्ष क्या है? आधार है या लंब है? तो देखेंगे कि A के संलग्न है या सम्मुख है। अगर A के संलग्न नहीं है, सम्मुख नहीं है, तो यानी कि संलग्न है। तो A के सापेक्ष क्या हो जाएगा? A के सापेक्ष आधार हो जाएगा। A के सापेक्ष आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये जो भुजा होगी ये B के संलग्न है तो B के सापेक्ष आधार हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए समकोण है, क्या है? PQR। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो आज समकोण के लिए क्या बोले? कर्ण खोजने के लिए क्या बोले हैं? जहाँ 90 होगा वहाँ से सीधे जाइएगा और कर्ण लिखिएगा, 100% सही होगा। ये डाउट हम लोगों को है दो में, एक तो लंब में, एक आधार में। और सिंपल तरीका समझा रहे हैं। R के सापेक्ष लंब पूछेगा तो R के सामने जाइएगा। लंब किसके सापेक्ष है? R के सामने है तो R के सापेक्ष है। बोलेंगे कि R के सापेक्ष आधार बताइए, तो कर्ण तो आप R के सापेक्ष लीजिए या P के सापेक्ष लीजिए, दोनों में कर्ण सेम होगा, कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन जो R के सामने की भुजा होगी लंब होगी। अब R के सापेक्ष लंब पता चल गया, कर्ण तो फिक्स है, तो शेष जो एक भुजा बचती है इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। देखिए R के सामने की भुजा लंब होगी, R के सामने होगा तो R के सापेक्ष। कर्ण तो फिक्स है, R हो या P हो, दोनों में कर्ण सेम होगा। अब आधार में डाउट है तो कर्ण तो फिक्स है, अपना कर्ण एक भुजा होगा, R के सामने की भुजा लंब हो गई तो एक भुजा बच रही है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना, एक तो कर्ण हो गई और जो सामने थी वो लंब हो गई, और जो शेष बचती है उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। मान लीजिए बोलते हैं इसी त्रिभुज में P के सापेक्ष लंब क्या है? तो P के सामने क्या है? QR। P के सापेक्ष क्या है? लंब QR। लंब है किसके सापेक्ष है? P के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? P के सापेक्ष। ये कर्ण फिक्स है, P हो या R हो कर्ण बदलेगा नहीं। लंब हो गया किसके सापेक्ष? P के सापेक्ष QR। तो P के सापेक्ष आधार क्या बच रहा है? PQ। आधार क्या बच रहा है? PQ। किसके सापेक्ष? P के सापेक्ष। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7488482273। इस पर व्हाट्सअप कीजिए, समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात आगे बढ़ाते हैं। लंब आधार कर्ण हम लोग अब अच्छा से पहचान गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है शुरू में भी बताए थे, फिर बता रहे हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं।
ए बी सी, मान लीजिए बी समकोण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? जब त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात किसी कोण के साथ तुलना करते हैं तो जो अनुपात होता है ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अच्छा, देखते हैं कि इस त्रिभुज से, मान लीजिए इस कोण को थीटा मान लेते हैं, आप इसको सी भी बोल सकते हैं, मैं थीटा मान रहा हूँ। देखते हैं कि इस त्रिभुज से क्या क्या अनुपात संभव है। चलिए शुरू करते हैं। एक अनुपात क्या होता है? ए बी अनुपात ए सी लिखिए या ए बी बटा ए सी लिखिए, ये अनुपात एक संभव है। दूसरा क्या है? बी सी अनुपात ए सी, चाहे बी सी बाई ए सी। तीसरा क्या संभव है? ए बी बटा ए बी बाई बी सी। चौथा क्या संभव है? बी सी बाई ए बी। पांचवा क्या है? ए सी बटा बी सी। छठा क्या है? ए सी बटा ए बी। चलिए, और कोई लगता है आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब कोई तो अनुपात नहीं बचा। एक बार ये वाला लिए हैं ए बी, फिर एक ए बी बाई ए सी, फिर बी सी बाई ए सी लिए हैं, फिर ए बी बाई बी सी लिए हैं, ए बी बाई बी सी, फिर बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, मतलब अलग अलग लिए हैं। अब इसके अलावा इस त्रिभुज में कोई भी अब त्रिकोणमितीय अनुपात बचा नहीं है। अब दो भुजाओं का अनुपात कोई भी नहीं है। आप दिमाग लगा कर देखिएगा, कोई नहीं बचा है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 6 होती है। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी थीटा के सम्मुख भुजा नहीं है? सामने देखिएगा, थीटा के सामने नहीं आ रहा है? तो ए बी को हम थीटा के सम्मुख भुजा लिख सकते हैं। सम्मुख भुजा क्या लिख सकते हैं? थीटा के सम्मुख भुजा बाटा में ए सी। ए सी क्या है? ए सी किसके सम्मुख है? 90 की। और 90 की सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसको क्या लिखेंगे? कर्ण। बी सी क्या है? बी सी थीटा से तुलना कीजिएगा तो थीटा के संलग्न है। संलग्न है कि नहीं? थीटा के आसन है। थीटा के सम्मुख तो ये है, ये तो कर्ण है। तो थीटा के सापेक्ष तुलना कीजिएगा तो थीटा के सापेक्ष क्या है? ये संलग्न है। थीटा के सापेक्ष, चाहे थीटा की आसन बोलिए, थीटा के आसन बोलिए या संलग्न बोलिए, दोनों एक ही होता है। बटा में फिर ए सी क्या है? तो ए सी फिक्स है कि कर्ण है? कर्ण तो बदलता नहीं है। ए बी क्या है? तो ए बी क्या है? थीटा के सापेक्ष लंब है। थीटा के सापेक्ष लंब है। थीटा के सम्मुख भुजा क्या है? थीटा के सम्मुख भुजा है। बी सी क्या है? थीटा की आसन भुजा है। थीटा की आसन भुजा है। बी सी क्या है? थीटा की आसन भुजा है। फिर यहाँ आएंगे, बी सी क्या है? बी सी थीटा की आसन भुजा है। देखते रहिएगा आकृति में, थीटा की आसन भुजा है। ए बी क्या है? ए बी देखिए क्या है? थीटा के सम्मुख भुजा है। थीटा के सम्मुख भुजा। ए सी क्या है? ए सी कर्ण है, देखिएगा आकृति में। बी सी क्या है? तो बी सी क्या है? थीटा की आसन भुजा है। थीटा की आसन भुजा। ए सी क्या है? तो कर्ण है। ए बी क्या है? तो ए बी थीटा की सम्मुख भुजा है। थीटा की सम्मुख भुजा। चलिए, थीटा की सम्मुख भुजा, तो किसी की सम्मुख भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं या आधार बोलते हैं? हम शुरू में लिखे थे, शुरू में ही, कि सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और संलग्न या आसन भुजा को क्या बोलते हैं?
आधार बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर ये सम्मुख भुजा सी की सापेक्ष सी की है तो लंब होगा सी के सापेक्ष। तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। कर्ण। थीटा आसन भुजा क्या होती है? आसन भुजा आधार होती है, याद रखिएगा। कर्ण। फिर यहाँ सम्मुख भुजा तो लंब, फिर यहाँ आसन भुजा तो आधार, फिर यहाँ आसन भुजा तो आधार, यहाँ सम्मुख भुजा तो लंब, फिर यहाँ कर्ण। आसन भुजा तो आसन भुजा क्या होती है? आधार होती है। कर्ण, ऊपर कर्ण है बटा में, सम्मुख भुजा तो सम्मुख भुजा लंब होती है। चलिए अब यहाँ के बाद एक स्टेप याद करने वाला है, सुनिएगा। ये जो लंब और कर्ण का अनुपात है ना, इसका नाम है साइन। क्या नाम है? साइन। इसके ये थीटा के सापेक्ष लंब है तो साइन थीटा होगा। आधार और कर्ण के सापेक्ष जो अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात है, इसका नाम देते हैं हम लोग कॉस। अगर ये थीटा के सापेक्ष आधार है तो ये थीटा होगा। जो लंब और आधार का अनुपात है इसको बोलते हैं टैन। ये जो आधार और लंब का अनुपात है इसको बोलते हैं कट, याद कर लीजिएगा। ये जो कर्ण और आधार का अनुपात है इसको बोलेंगे सेक, और ये जो कर्ण और लंब का अनुपात है इसको बोलेंगे कॉसेक। जो थीटा के सब थीटा के सम्मुख सापेक्ष है तो सब में थीटा थीटा लगाएंगे। देखिए थीटा के सापेक्ष है, सब में थीटा थीटा लगाएंगे। तो ये याद रखिएगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात में? पहले देखें कि इस त्रिभुज में कितने अनुपात संभव है। पहला देखे हुआ ए बी बाई ए सी, एक बी सी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, चौथा बी सी बाई ए बी, पाँचवा ए सी बाई बी सी, और छठा ए सी बाई ए बी। तब यहाँ पर देखें कि जो ए बी के सामने की भुजा है, ए बी क्या है? ए बी ए सी थीटा, यानी सी बोलिए या थीटा बोलिए, थीटा की सम्मुख भुजा है तो लिखिए थीटा की सम्मुख भुजा। ए सी क्या है? ए सी किसके सम्मुख है? 90 की, तो क्या हो जाएगा? कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा। फिर बी सी देख रहे हैं कि थीटा के संलग्न है, संलग्न मतलब ये सटा हुआ है देखिए थीटा के, तो क्या हो जाएगा? थीटा की आसन भुजा। ए सी तो कर्ण है। वैसे ही सब में पहचान लेना है। तब देख रहे हैं कि जो सम्मुख भुजा होती है क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। कर्ण कर्ण। आसन भुजा क्या होती है? आधार होती है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सम्मुख भुजा क्या होगी? लंब। आसन भुजा क्या होगी? आधार। वैसे ही तब से बोले लास्ट में कि जो लंब और आधार का अनुपात होता है ना, वो साइन थीटा होता है। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा होता है। लंब और आधार का अनुपात टैन थीटा होता है। आधार और लंब का अनुपात कॉट थीटा होता है। कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा होता है, और कर्ण और लंब का अनुपात कॉसेक थीटा होता है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं वो समझाने के लिए ये सब था कि कैसे आया है लंब, कर्ण, आधार, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, तो ये बताएं। लेकिन याद करने लायक यही है, इसको आप लोग एक जगह याद कर लीजिएगा। वैसे हम एक जगह लिखवा दे रहे हैं, क्या है? यही है। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है? तो ये सिंबल है, संकेत है। किसका संकेत है? साइन थीटा किसका संकेत है? लंब और कर्ण के आधार का संकेत है। जब लंब और कर्ण के अनुपात को किससे सूचित करते हैं? साइन से। आधार और कर्ण के अनुपात को किससे सूचित करते हैं? कॉस से। इसी लंब और आधार के अनुपात को टैन से। वैसे ही सबका एक अनुपात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अनुपात है। चलिए इसको एक जगह सूत्र के रूप में लिखवा देते हैं, समझाने के लिए इतना किए हैं। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग समझ गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की कौन कौन होते हैं, एक जगह लिख देते हैं एक बार। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है? संख्या 6 होती है।
कौन कौन? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा। इसका ये साइन थीटा किसका किसका अनुपात है? लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। कॉस थीटा किसका किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का। टैन थीटा किसका किसका अनुपात है? लंब और आधार का। कॉट थीटा किसका अनुपात है? आधार और लंब का। सेक थीटा किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का। एंड लास्ट में कॉसेक थीटा लंब और कर्ण का अनुपात है, लंब बटा कर्ण का। इसको हम लंब को शॉर्ट पी लिखते हैं क्योंकि पी से परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर इंग्लिश नाम है लंब का। कर्ण को एच लिखते हैं, पी बाई एच। एच से हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। आधार बी से बेस होता है, इसको हिंदी शॉर्टकट में बी लिखेंगे। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको एच लिखेंगे। लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको शॉर्टकट में पी लिखेंगे। आधार को बी लिखेंगे, बी फॉर आधार। लंब क्या होगा? पी, पी से परपेंडिकुलर, इसी बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको याद कर लेना है। और ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक है, इनका पूरा नाम देखिए क्या होता है। पूरा नाम, पूरा नाम। साइन का पूरा नाम साइन ही होता है, साइन ही पढ़ते हैं लेकिन साइन के लास्ट में ई लगा देते हैं। दूसरा कॉस होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। तीसरा टैन होता है, टैन का पूरा नाम टैंजेंट होता है। चौथा कॉट बोले हैं तो कॉट का पूरा नाम कोटैंजेंट होता है, कोटैंजेंट। पांचवा सेक होता है, सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है, सेकेंट। छठा कॉसेक होता है, कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का कोसाइन, टैन का टैंजेंट, कॉट का कोटैंजेंट, सेक का सेकेंट और कॉसेक का कोसेकेंट। सब अच्छा से याद रखना है। और आज हम इतना ही पढ़ाकर क्लास को स्टॉप करेंगे। कल इसके आगे पढ़ेंगे, इतना तब तक याद कर लीजिएगा। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जय हिंद।